नमस्कार, जनता लाइव में आपका स्वागत है और आज हम मौजूद हैं जेंडर इक्वलिटी के लिए कार्यरत समाज सेविका मोनिका गारखेल के जयपुर स्थित निवास स्थान। चूंकि आज हमारे देश में पुरुष वर्ग को खासकर दबाया जा रहा है, लेकिन चाहे कानून हो या समाज, पुरुषों की आवाज को बुलंद करने के लिए कोई आगे नहीं आता। इसी क्रम में आज हमारे साथ मौजूद है एक ऐसी शख्सियत जो कि सभी की आलोचना झेल कर भी आज हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं और हमेशा पुरुषों की आवाज को बुलंद करती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्रसिद्ध समाज सेविका और जेंडर इक्वलिटी के लिए कार्यरत समाज सेविका मोनिका गारखेल के बारे में। आइए हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि वो आज के इस मुद्दे के बारे में क्या कहना चाहती है। मैम, आपका स्वागत है। नमस्कार देवेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद जनता लाइव न्यूज़ का और आपका जिन्होंने अपना कीमती समय निकाला और जिस मुद्दे पर या जिस लड़ाई में मैं चल रही हूँ और जिसके लिए मैं लड़ रही हूँ, उसको आपने इतना इम्पोर्टेंट या महत्वपूर्ण समझा कि आपको लगा कि इस पर बात करनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का और जनता का इसको सुनने के लिए और इसको समझने के लिए धन्यवाद। मैम, हर जगह पे जेंडर इक्वलिटी की बात हो रही है। हम जहाँ भी देखते हैं, चाहे सरकारें हो, चाहे समाज हो, चाहे पुरुष हो, चाहे महिला हो, हर कोई जेंडर इक्वलिटी की बात करते हैं। महिला सशक्तिकरण की बात चल रही है। बहुत सारी ऐसे समाज में बातें होती है जो सिर्फ नाम के लिए बातें होती है, उस पे अमल नहीं किया जाता। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा और हमारे दर्शक आपसे जानना चाहेंगे कि जेंडर इक्वलिटी एक्चुअली में है क्या? देखिए, जेंडर इक्वालिटी का असल में मतलब तो ये है कि दोनों दोनों वर्गों को, मतलब पुरुष और महिला दोनों को समान अधिकार, एक तरीके का सम्मान देना और दोनों को एक ही तरह जगह पे रखना। हालांकि अब इस दौर में आकर के जेंडर इक्वालिटी के नाम पर कहीं हमने पुरुषों को दबाना शुरू कर दिया है। तो जेंडर इक्वालिटी यही कहती थी, बट इसकी परिभाषा कुछ लोगों ने मिलकर, चाहे आप कह दें कानून, चाहे आप कह दें सरकार, इसकी परिभाषा बदल दी है। इक्वालिटी खुद में ये कहती है कि बराबरी, बराबरता। तो आज की डेट में बराबरता है कहाँ? हो तो रही नहीं है। तो यही मुद्दा है मेरा। और क्योंकि मैंने इस चीज को बहुत देर पहले देखा, समझा और मुझे एहसास हुआ कि कहीं इस इक्वालिटी के नाम पर या एक फेमिनिज्म या इन सब चीजों के नाम पर हम पुरुष को दबाए ही चले जा रहे हैं। तो जिस तरह से भाई आज पुरुष पुरुष के लिए कोई कानून नहीं है, उसको रोने का हक नहीं है, उसको अपने दिल की बात कहने का हक नहीं है, यहाँ तक कि अपना परिवार, जो उसका अपना परिवार है, वो भी उसे कहता है कि भाई पुरुष है, लड़का है, अरे रो कैसे दिया, अरे ऐसे कैसे कर दिया। तो कहाँ है इक्वालिटी? कहाँ है इक्वालिटी, बताइए आप मुझे। और बची कुची कसर जो है हमारे कानून ने पूरी कर दी, जिन्होंने एक तरफा सिर्फ कानून बना दिए और उसमें पुरुष, उसमें जो है चक्की में रोज हर दिन एक पुरुष पिस रहा है। हर 4 मिनट में, आज की डेट में एनसीआरबी का 2021 का डेटा कहता है कि हर 4 मिनट में एक पुरुष आत्महत्या कर रहा है। हर 4 मिनट में एक भाई मेरा जा रहा है। तो मुझे तो इसकी बहुत तकलीफ। तो मैम, जैसे आपने बताया कि एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार 4 मिनट में एक पुरुष आत्महत्या कर रहा है। उसी रिपोर्ट के अनुसार हर 14 सेकंड में एक पुरुष, चाहे वो रेप के मामले हो, चाहे डोमेस्टिक वायलेंस के मामले हो, उसमें वो जेल जा रहा है, उसमें उसको सज़ा मिल रही है और जिस सज़ा का शायद वो हकदार है भी नहीं। तो इसके लिए कानून में क्या कोई प्रावधान नहीं लाया जा सकता कि इस सभी को रोकने के लिए, जैसे महिलाओं के लिए कानून को बनाया गया, कानून महिलाओं के लिए बनाया गया, तो उस कानून का आज दुरुपयोग हो रहा है। आज उस कानून का बहुत मिसयूज़ कर रही हैं लेडीज़। तो उसको, उस मिसयूज़ को रोकने के लिए क्या हमारा कानून या हमारा समाज या हमारी सरकारें क्या कोई ऐसा कानून नहीं लेके आ सकती जिसमें पुरुषों को बराबर का हक मिले? एक पुरुष आयोग की भी बात की जाए, जहाँ महिला आयोग है, महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए कोई आयोग नहीं है। जबकि हमारे देश की 65% जो वोटर्स हैं वो पुरुष हैं। महिलाएँ कम वोट देती हैं, कम चाहे राजनीति हो, चाहे पार्लियामेंट हो, हर जगह उनका कम हक होता है। तो इसके लिए सरकार और कानून क्या कर सकती है? देखिए, सरकार और कानून चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है, पर अफ़सोस ये है कि वो कर नहीं रहे। आज जिस लड़ाई में हम उतरे हुए हैं या जिसके लिए हम बात करते हैं, हम एक पुरुष आयोग की बात कर रहे हैं कि जिस तरह से आपने महिला आयोग बनाया,
आप उसी तरीके से एक पुरुष आयोग भी बनाइए। पुरुष की भी तो सुनवाई करने वाला कोई होना चाहिए ना। भई ये कहा है एक पुरुष के साथ में कि आप हर चीज़ को उसके खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, मैं ये नहीं कहती कि ये जो कानून है, ये गलत है। ये किसी वजह से बने होंगे, सही होंगे उस समय। पर आज इसका इस्तेमाल गलत तरीके से और गलत इरादों से किया जा रहा है। इरादे गलत हैं। देखिए कानून तो रक्षा करने के लिए ही बनता है, ठीक है? मैं ये नहीं कहती कि हर महिला गलत है, पर हाँ, आज की डेट में ज़्यादातर महिलाएँ गलत हैं और इसको गलत इरादे से सिर्फ़ परिवार वालों को, सास-ससुर को और पति को सबक सिखाने के लिए आप चले गए थाने में, महिला थाने में आपने कंप्लेंट करा दी। तो ये बड़ी गलत चीज़ है। हाँ, आपके साथ सच में कुछ तकलीफ़ है, आप बताइए और उसका निवारण होगा, ठीक है? पर हर मैटर को, हर आपसी बात को एक ही तरीके से देखना, एक ही छड़ी से हाँकना, ये गलत बात है। ये सही नहीं है और दरअसल इसकी सच्चाई ये है कि अंत में 5-7 साल जब तक ये ट्रायल चलती है, जो भी होता है, अंत में इस महिला को कुछ भी नहीं मिलता, ठीक है? मैं कहती हूँ मेंटेनेंस मिल गई, एलिमनी मिल गई। क्या समाज में आपका जो एक मान, सम्मान, आपकी एक प्रतिष्ठा, जो कि एक वैवाहिक स्त्री की होती है, क्या वो दर्जा आप वापस ला पाईं? क्या वो दर्जा वापस मिला? और उस समाज ने जो आपके और आपके परिवार के बारे में जाना, क्या कोई दूसरा पुरुष ऐसी महिला को कभी अपनाएगा? नहीं, कम से कम मैं तो नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि पुरुषों की भी सुनी जाए और हर बार उन्हें ही गलत ना ठहराया जाए। हर एक पुरुष गलत नहीं है और हर महिला भी सही नहीं है। ये जो कहावत है ये दोनों पे लागू पड़ती है। वो कहा गया है ना क्राइम हैज़ नो जेंडर। पर दुःख की बात ये है देवेन जी कि आज की डेट में हमारा जो कानून प्रणाली है, वो पुरुष को पहले ही गलत मान लेती है पहले ही दिन। पता सबको है, पता सबको है, पर वो पहले ही गलत मान लेती है। आज मेरे पास में 10 से 12 एफआईआर दिन की आती है पढ़ने के लिए। अगर मैं उस एफआईआर की बात करूँ, तो वो एफआईआर सिर्फ़ कॉपी पेस्ट है। ये वो जो टीवी पे धारावाहिक आते हैं ना, ये उसकी तरह हैं। सिर्फ़ नाम और किरदार बदले, बाकी सब वही है। अरे एक बहन जो विदेश में रह रही है, कभी आई नहीं, आपकी शादी पे 4 दिन आई, उसने आपके साथ कैसे आपको प्रताड़ित किया? कब की प्रताड़ना उसने? सिर्फ एक कहानी लगा के 20 पन्ने की लेकर के आ जाते हैं। और बड़े दुख की बात है कि इस पर इन्वेस्टिगेशन करने वाला महकमा जो है पुलिस, उसमें भी महिलाओं का कितना परसेंट है? मे बी 20 से 25% महिलाएं हैं। बाकी तो आप कह लीजिए तो 65% 70% जो है पुरुष हैं। उसकी जांच भी वो सही तरीके, यदि पुलिस अपनी जांच सही तरीके से करे तो आप देखिए कि अधिकतर केसेस में, ज्यादातर केसेस में फाइनल रिपोर्ट में क्लोजर लगेगा, फॉल्स रिपोर्ट लगेगी। आज की डेट में आप देख लीजिए ज्यादातर केसेस 100, अगर 100 एफआईआर होती हैं 498 की, उसमें से 98% झूठी है। केवल 2 से 2.5% का एक्विटल रेट है। तो इसका मतलब कि पूरा सिस्टम खराब हो रहा है, कानून का वक्त खराब हो रहा है और कोर्ट का वक्त खराब हो रहा है। आज 4.5 करोड़ मुकदमे पेंडिंग है। क्यों? हर दिन बेचारा कोई व्यक्ति जो है कोर्ट में जाता है ये सोच के कि आज मुझे इंसाफ मिलेगा। सालों लग जाते हैं। कितने बेगुनाह जो झूठे रेप के केसेस में फंसाए जाते हैं, 375, 376, 377। आप कितने लोग हैं इनोसेंट जो सजा काट के आ रहे हैं और उसके बाद पता चलता है जी उन्होंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं। ये कितने दुख की बात है। और उस परिवार पे क्या गुजरती होगी? क्या हमारे कानून या सरकार ये देखते हैं? हो सकता है वो इकलौता बेटा हो, माँ-बाप उसके ऊपर निर्भर हो, माँ-बाप ओल्ड एज हो या उनको परिवार को उसके पालने की ज़िम्मेदारी हो, उसको नौकरी पे कौन रखेगा? उसको नौकरी पे कौन रखेगा? उसका तो पूरा जीवन ही हमने बर्बाद कर दिया। सिर्फ़ एक लाइन लड़की, तो कब कब सोचेंगे, कब हम आँख खोलेंगे इसके लिए? तो आज ठीक है, लोग मुझे भी कहते हैं कि मैं जो कर रही हूँ वो सही नहीं है। आप एक महिला होकर के कैसे आप बोल रही हैं कि हर पुरुष सही है? अरे आप मुझे गलती बताइए, गिव मी द एविडेंसेस। कोर्ट भी तो एविडेंस माँगती है। होता क्या है? 2 साल के ट्रायल के बाद लड़की कोर्ट आना बंद कर देती है, क्योंकि उसको खर्चा मिलने लगता है, वो कोर्ट आना बंद कर देती है और वो बेगुनाह परिवार और वो लड़का
न्याय की इस सोच के कि आज मुझे न्याय मिलेगा और आज मुझे न्याय मिलेगा, 5 से 7 साल काट देता है। आप सोचिए 5 से 7 साल मेंटल टेंशन, एंग्जायटी, स्ट्रेस क्या कुछ भुगत रहा है वो। और यही वजह है कि आज आम तौर पर देखा जाए तो जितने पुरुष सुसाइड कर रहे हैं, वो वही हैं मैरिटल प्रॉब्लम से झेलने वाले, क्योंकि कुछ झेल पाते हैं, कुछ नहीं झेल पा रहे हैं। अब जो नहीं झेल पा रहे हैं उनको शायद यही तरीका आसान लगता है, पर हालाँकि ये भी सही चीज़ नहीं है। आपने तो सुसाइड करा, उसके बाद आपके परिवार का क्या? आपके भाई-बहनों का क्या? तो ये बहुत गलत चीज़ है। आपने बात की कि पुरुषों को न्याय नहीं मिल पा रहा है, पुरुषों को न्याय के लिए आवाज़ बुलंद नहीं हो पा रही, सरकारें कुछ नहीं कर रही है, समाज कुछ नहीं कर रहा है। तो कहीं न कहीं इसमें पुरुषों की भी तो गलती है, पुरुष भी तो अपनी आवाज़ नहीं उठा पा रहे हैं आज की डेट में। आज के समय में पुरुष भी तो मैं नहीं देखता हूँ, महिलाएँ यहाँ पे एक महिला के साथ गलत हो जाए, तो यहाँ हज़ारों की लाइन लग जाती है महिलाओं की, इंडिया गेट पे या जैसे दिल्ली जैसे शहरों में हम देखते हैं। पुरुषों के साथ कुछ गलत हो तो सभी चुप रहते हैं, सारे पुरुषों के मुँह पे ताले लग जाते हैं। तो ये तो कानून के साथ-साथ ये तो हमारे समाज में रहने वाले पुरुषों की भी दिक्कत है, उनकी भी प्रॉब्लम है, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए आपने बिल्कुल एक सही पॉइंट पकड़ा है और एक सही बात को हाइलाइट करने की कोशिश करी है। मैं जब कभी भी किसी ऐसी जगह पे जाती हूँ जहाँ पर कि हम मीटिंग करते हैं या फिर कोई हम किसी तरीके का प्रोटेस्ट करते हैं, तो मैं हमेशा पुरुषों को ये कहती हूँ स्टे स्ट्रांग, स्टे यूनाइटेड। देखिए एकता में बहुत ताकत है और ये आपने बिल्कुल सही कहा कि कमी पुरुषों की है। यदि वो अपनी आवाज़ उठाएँ और हर पुरुष उठाए, ये वही नहीं कि जो इस तकलीफ से जूझ रहा है। आज दरअसल पुरुषों की भी मानसिकता ये है कि मुझे क्या पड़ी है, माय फैमिली इज़ परफेक्ट, मेरी तो ज़िंदगी अच्छी चल रही है, मेरी वाइफ तो ऐसी नहीं है, मेरी गर्लफ्रेंड तो ऐसी नहीं है। अरे भाई साहब जिस दिन होगी उस दिन करेंगे क्या? वो कहते हैं ना प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो हम तो प्रिवेंशन कर ही नहीं रहे। कोविड तो आके चला गया, पर ये कोविड कैसे जाएगा? कोविड के लिए भी हमने प्रिवेंशन प्रिकॉशंस लिए, यही तो सरकार कहती रही। ठीक है, तो जब यही कहती रही और ये हुआ, तो हम उससे बच पाए। कई लोग ऐसे हैं, जिसमें कि मैं एक उदाहरण हूँ, जिसने 2 साल पूरे कोविड का पीरियड सक्सेसफुली निकाला, टच वुड ऊपर वाले की कृपा है कि मुझे कोई ऐसी दिक्कत परेशानी नहीं आई। तो अब क्या हम ये वही चीज़ है कि क्या हम इसके खिलाफ तब आवाज़ उठाएँगे जब मैं या तो मेरे परिवार में कोई इससे जूझ रहा हो। तो और मैंने ये भी देखा है कई पुरुष जो इससे जूझ भी रहे हैं, उनको एक सोसाइटी का डर है, शर्म है। मतलब उनको लगता है कि लोगों को पता चल जाएगा, मेरी इज़्ज़त चली जाएगी, मेरी नौकरी चली जाएगी, मेरे माँ-बाप का या भाई-बहनों का क्या होगा? पर जिस दिन पुलिस आपके घर आ जाएगी क्लच लगाने, तो उस दिन आपकी नौकरी रहेगी? उस दिन आपके माँ-बाप की इज़्ज़त या आपकी इज़्ज़त नीलाम नहीं होगी। इज़्ज़त तो आपकी उसी दिन नीलाम हो गई जिस दिन आपके घर की बहू या पत्नी थाने पहुँच गई। क्योंकि जिस दिन वो थाने पहुँच गई उसके बाद अब कुछ नहीं बचा। मैं ऐसे पुरुषों को भी जानती हूँ जिन्होंने केसेस होने के बाद सेटलमेंट हुआ, काउंसलिंग हुई, मेडिएशन हुआ, वो वापस लिया राज़ीनामा करके। देखिए हर कोई चाहता है कि आज मेरी छोटी-सी फैमिली है। आज पहली बात तो वैसी वाली बड़ी फैमिलीज़ तो जॉइंट फैमिली सिस्टम तो रहा ही नहीं। आज की डेट में फैमिली के नाम पे क्या है? 2 बच्चे होते हैं, 3 बच्चे होते हैं ज़्यादातर और पेरेंट्स हैं। और पेरेंट्स को भी पासिंग द पार्सल बना दिया है, कोई रखने को ज़िम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। क्योंकि आज की डेट में आजकल की जो ये हमारी नई पीढ़ी की महिलाएँ हैं, इनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि पेरेंट्स क्यों साथ रह रहे हैं। वो ये तो ज़रूर चाहती हैं कि मेरे हस्बैंड मेरे पेरेंट्स को अपना पेरेंट समझे। तो आपको भी तो एक लड़के के अपने हस्बैंड के पेरेंट्स को उनका अपना पेरेंट्स ही समझना पड़ेगा। देखिए ये ताली 2 हाथ से बजती है। इट इज़ अ गिव एंड टेक। आप प्यार और सम्मान देंगे तो बदले में आपको भी प्यार और सम्मान ही मिलेगा ना। तो फिर आप इस बारे में क्यों नहीं सोचते? पर इसलिए कहने की बात खैर मुद्दे की बात ये है कि पुरुषों को एकजुट होकर के आवाज़ उठानी चाहिए। निकलना पड़े तो एक दिन तय कर लें सब लोग। एक ये छोटी-छोटी जो सेना की टुकड़ियाँ चल रही हैं, इतने सारे मेंस एनजीओ हैं और पता नहीं क्या-क्या है। ये जो छोटी-छोटी ये सब एक दिन एक साथ इकट्ठे खड़े हो जाएँ, आप देखिए क्या नहीं बदलता है। ये सबसे बड़ा उदाहरण था इसके हमारे किसान।
हमारे किसानों के लिए भी कुछ ऐसे बिल पास हुए जो उनके फेवर में नहीं थे। किसानों ने क्या, ये किसानों ने हमें सिखाया, ये उदाहरण है किसानों का। वो बैठ गए रोड पे, सब कुछ छोड़ दिया उन्होंने, और उनका एक ही नेता था। तो किसी एक को मान लो नेता, और उसके पीछे सब चलो। मेरा पुरुषों से कहना ये कि एक दिन, जिस दिन सारे पुरुष दिल्ली में एक जगह खड़े हो जाएंगे, दिल्ली में खड़े रहने की जगह नहीं पड़ेगी। आओ तो सही निकल कर एक दिन, और देखो उस दिन रातों रात कैसे सब नहीं बदलता। 2 दिन बैठो, चलो, मैं चलने को तैयार हूं, मैं साथ बैठूंगी, और अपनी माता, बहनें, पिता सबको लेकर के आए, क्योंकि वो पिता का आना भी जानना भी जरूरी है, जिसके ऊपर 376 लगती है। 80 साल के बुजुर्ग के ऊपर रेप के इल्जाम लगते हैं। आप मुझे बताइए, 80 साल का बुजुर्ग किसी का रेप कर सकता है? और मैं हैरान हूं उस पुलिस पर कि वो ये मान, उनके गले से ये बात उतर कैसे जाती है। वो भी तो एक पुरुष ही है जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। पहले तो रेप हुआ कैसे? कोई अकेला किसी का रेप कर कैसे लेगा? तो ये बड़े दुख की बात है, और मैं आपके माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से सभी भाइयों को और अपने सभी दोस्तों को, पुरुषों को, किसी भी उम्र के हैं, शादी हो गई नहीं हो गई, सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि एक साथ हो, स्टे स्ट्रांग, स्टे यूनाइटेड। आओ इसके खिलाफ आवाज उठाओ। उस दिन की इंतजार मत करिए जिस दिन इस आग में आप भी झोंके जाएंगे। आजकल हम मार्केट में बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, एक शब्द बहुत ज़्यादा हर तरफ गूंज रहा है, महिला सशक्तिकरण। आखिर ये महिला सशक्तिकरण है क्या? क्या लखनऊ वाला किस्सा महिला सशक्तिकरण है, या महिला सशक्तिकरण का मतलब है कि एक महिला आज़ाद है थाने में जाके किसी भी के खिलाफ भी एफआईआर करने के लिए, अपने पति के खिलाफ एफआईआर करने के लिए? क्या यही महिला सशक्तिकरण है? नहीं, दरअसल इसमें से कुछ भी महिला सशक्तिकरण नहीं है। इसकी परिभाषा को बड़े गलत तरीके से समझा गया है, और गलत तरीके से इसका उपयोग हो रहा है। जिस महिला सशक्तिकरण यानी कि विमेन एम्पावरमेंट, विमेन एम्पावरमेंट ये कहता है कि हर महिला को इतना हम इक्विप्ड बनाएं, या उसको इतना, जिसको कहना चाहिए कि अपने पैरों पे खड़ी हो सके, अपनी जिम्मेदारी ले सके, अपना सब कुछ कर सके। परंतु आजकल की जनरेशन और ये फेमिनिज्म के जोश ने इनको इसका मतलब ही कुछ उल्टा समझा दिया है, या शायद ये खुद ही समझ बैठी हैं, क्योंकि इनको इतना है कि ये जो कानून बन गए हैं, इसको हम कभी भी जाकर के अचानक से किसी के खिलाफ भी हम इस्तेमाल कर लें। अगर ये सही मायने में इसका मतलब समझती, तो ये कोर्ट में कटोरा लेकर नहीं खड़ी होती, मेंटेनेंस और एलिमनी की भीख नहीं मांगती। आज कितनी महिलाएं हैं जो अपने हस्बैंड को कभी गाड़ी गिफ्ट करेंगी और उसकी ईएमआई पे करेंगी, या मकान लेंगी, चलिए जी मैं पे करूंगी ईएमआई। पर एक पुरुष, एक हस्बैंड ये जरूर करता है, खुशी खुशी अपनी वाइफ को बर्थडे पे, एनिवर्सरी पे किसी बहाने से गाड़ी गिफ्ट करता है, उसकी ईएमआई वो पे करता है, और उससे कुछ, वो एक बार भी उफ भी नहीं करता। तो ये एम्पावरमेंट नहीं है। मैं आपको एक किस्सा बताती हूँ। मैं अक्सर दिल्ली जाती रहती हूँ अपने काम से। तो जैसे कि मैं मेट्रो में ट्रैवल कर रही थी, तो मैंने वहाँ पर देखा कि महिलाओं के लिए एक अलग से कोच है, ठीक? और ये कोच शायद इसीलिए है कि महिला कंफर्टेबली ट्रैवल कर सके, और यदि आपस में थोड़ा कोच क्राउडेड भी है ऑफिस आवर्स पे या पीक आवर्स पे, एक दूसरे से अगर कहीं कोई टच भी हो जाता है, तो शायद किसी को किसी से कोई आपत्ति नहीं होगी, जो कि बिल्कुल ठीक है। ठीक है, ठीक ऐसा ही बॉम्बे में है। ठीक है, मैं बॉम्बे भी कई साल रही हूँ, मैंने वहां भी देखा है। पर दिल्ली की मेट्रो में वो डब्बा अक्सर खाली चलता है, या गिनी चुनी उसमें महिलाएं तितर बितर सी बैठी होती हैं, और ये लोग ट्रैवल करते हैं दूसरे कोचेस में। तो मुझे बड़ी जिज्ञासा हुई इसकी कि ऐसा क्यों है, मैं इसको समझूं, जानूं। तो ऑब्जर्व करने से मुझे जितना समझ में आया, मेरी जिज्ञासा पूरी नहीं हुई। फिर मैंने कुछ लड़कियों से ये सवाल पूछे, तो उनका ये कहना था, जिसको आप सुनेंगे तो शायद आश्चर्यचकित हो जाएंगे, क्योंकि मैं तो सोच में पड़ गई कि ये सोच रखकर आजकल की एक लड़की घर से बाहर निकलती है, बेसिकली ट्रैप। वो कहती है कि हमने इतना मेकअप ही क्यों किया, या इतने अच्छे कपड़े ही क्यों पहने अगर हम किसी को दिखाएं ना। आई वॉज सरप्राइज बाय द आंसर्स। मुझसे 25-25, 30-30 साल छोटी लड़कियां ये जवाब दे रही हैं।
मतलब मेरे पास, मैं शब्दहीन थी देवेन जी कि ये क्या है। ये इनकी सोच देखिए, इनकी सोच बताती है। तो क्या फर्क है इनमें और प्रोस्टिट्यूट्स में। और कल यही दिखाते दिखाते अगर गलती से किसी पुरुष का हाथ आपको टच हो गया, भीड़ भड़का है, या उसने देख लिया, तो फिर आप उस पर इल्जाम लगा देंगे, ये तो जी मुझे ऐसा देख रहा था, ऐसे इशारे कर रहा था, कोई बड़ी बात नहीं, आप कुछ और भी कर देंगे, हो सकता है नंबर शेयर कर ले, कल कुछ और भी कर देंगे। तो उस डब्बे में आपको जाना ही क्यों है जब आपको सरकार सब सुविधा दे रही है। मैंने किसी महिला को एक भरे हुए कोच में कभी खड़े होकर ट्रैवल करते हुए नहीं देखा। उसको अपनी सीट तो चाहिए जो 4-6 उसके लिए रिजर्व है, उसको बाकी भी चाहिए। वो उस मर्द को उतनी हद तक देखती है, घूरती है, या ऐसी वो देगी बॉडी लैंग्वेज कि वो शर्म से उठ के बोलता है कि मैम प्लीज आप बैठ जाइए। तो ये मेरे हिसाब से एम्पावरमेंट नहीं। किसी दिन मूड कर गया, एम्पावरमेंट के नाम पे चले गए, किसी को थप्पड़ मार दिए, गालियां दे दी। बॉस आप ये देख ही नहीं रहे, हमारी कानून, हमारे जज ने 4 दिन बाद उस लड़की को छोड़ दिया। नोएडा में ऐसे 2 केसेस हो चुके हैं, उसको छोड़ दिया। उस गार्ड की क्या गलती थी जिसको उस लड़की ने बेइंतहा पीटा और इतनी अभद्र भाषा की गालियां दी जो शायद मैंने तो सुनी नहीं थी कभी। एंड शी वॉज अंडर द इफेक्ट ऑफ लिकर। उसके बाद जो दूसरा केस हुआ जिसमें गार्ड के साथ उसने ये करा, शी वॉज अंडर द इफेक्ट ऑफ लिकर। तो सशक्तिकरण सिर्फ यही नहीं है कि आप पुरुषों के बराबर के कपड़े पहने, पैंट शर्ट पहने और उनके साथ बैठ के सिगरेट पिए, शराब पिए, या बाकी जो भी चाहे करें। इसका मतलब ही इन्होंने गलत निकाल दिया है। ठीक है, आप कहती हैं माई बॉडी माई चॉइस, आपकी बॉडी आपकी चॉइस है, तो फिर रणवीर सिंह के ऊपर न्यूड फोटो पर ये इल्जाम उस पर क्यों लगाए गए? कौन सी किसी वुमेन की उन्होंने जो है लज्जा भंग कर दी? तो फिर ये क्यों किया गया? When a girl has a choice, ईशा गुप्ता का न्यूड शो है और ईशा गुप्ता का शो पर न्यूड फोटोशूट है, और ईशा गुप्ता के आप न्यूड फोटोशूट के ऊपर कमेंट्स देखिए, इतने अभद्र कमेंट्स हैं जो कि रणवीर सिंह के लिए नहीं आए, क्योंकि पुरुष को तो ऊपर वाले ने बनाया ही वैसे है, पर एक महिला को वैसे नहीं बनाया। ये जो हम वेस्टर्न कल्चर को फॉलो कर रहे हैं ना, वेस्टर्न कल्चर में इट इज ओके टू वेयर अ बिकनी एंड अ ब्रा एंड रोम अराउंड, बट इट डजंट हैपेंस इन इंडिया। माय फ्रेंड्स, एवरीवन हैज टू अंडरस्टैंड, औरत की मर्यादा है, मर्यादा में रहो, और जितने अच्छे कपड़े आप पहनेंगे उतना ही आपको सम्मान मिलेगा। अच्छे कपड़े की परिभाषा जिससे आपका एक अच्छा आचरण झलके, अच्छे कपड़े का मतलब ये नहीं। तो मैम हमने अक्सर देखा है कि जब भी कोई महिला का केस होता है, चाहे वो 354 का केसेस हो, चाहे 376 का हो, चाहे 377 का केस हो, उसमें अक्सर अक्सर क्या जनरली हमने देखा है 99% केसेस में, और सुप्रीम कोर्ट की भी ये गाइडलाइन है कि जो अगर कोई महिला थाने में आती है तो उसका जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, जिसको हम लोग आईओ बोलते हैं, वो आईओ एक महिला ही होगी। जी, अक्सर हमने देखा है कि जो जजेस होते हैं इन केसेस में, वो अक्सर महिला ही होती है। तो फिर पुरुष बचकर जाए तो जाए कहाँ? ये बहुत अच्छा आपका एक सवाल है, और बड़ी बारीकी से आपने इसको देखा है इन चीज़ों को। इसका मतलब ये ठीक है बिल्कुल कि उसमें आईओ भी महिला ही होगी, जज भी महिला ही होंगे। उसकी वजह ये है कि ये ऐसे मैटर्स हैं 376 या 377 जिसमें कि कई तरीके के सवाल पूछने पड़ते हैं, जिसमें कि एक महिला को, पुरुष आईओ को या जज के सामने बात करने में या बताने में वो शायद कंफर्टेबल नहीं होगी, और एक पुरुष को भी शायद कंफर्टेबल नहीं होंगे इस तरीके के सवाल पूछने में। तो उसका मेन तो रीजन सिर्फ यही है। अनफॉर्चुनेटली इस पूरे कहानी में शिकायतकर्ता भी महिला, इन्वेस्टिगेशन करने वाली भी महिला, जज साहब भी महिला, इस पूरे चक्रव्यूह में कहीं फिर पुरुष उलझ गया, क्योंकि उसकी सुनने वाला तो कोई है ही नहीं, क्योंकि उसको तो पहले ही गिल्टी मान ही लिया जाता है, जबकि कानून ये कहता है इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, बट व्हेन इट कम्स टू अ मैन इट इज ऑलवेज सेड गिल्टी अंटिल प्रूवन इनोसेंट।
और अनफॉर्चुनेटली ऐसे मैटर्स में एक ओनस जिसको कहते हैं जिम्मेदारी एलिगेशंस की प्रूव करने की वो पुरुष की है। जी साहब मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। 6 महीने बाद एक महिला अचानक से आती है, बोलती है जी मेरा तो रेप करा था फला दिन मेरे हस्बैंड ने। 6 महीने पुराना किस्सा है। और बताइए हमारी पुलिस भी जा करके उसकी एमएलसी करवा रही है। उस एमएलसी का और उस घटना का आप ये मुझे बताइए कि वैलिडिटी ही क्या रह गई, या कहां तक वो उसके ऊपर जांच करना ये चीज जायज है। भाई उसी दिन अगर सच में ये हुआ था तो आपने उसी दिन उसी समय 100 नंबर या 112 पे कॉल करके पुलिस को क्यों नहीं बुलाया। और मेरा मानना ये है और मेरा अपना अनुभव कहता है कि यदि आप 100 नंबर पे 112 पे कोई भी महिला या कोई भी कॉल करेगा, पुलिस हमेशा पहुंचती है विद इन नो टाइम या एज सून एज पॉसिबल। तो उस दिन आपने क्यों नहीं करा। तो इससे ये मुझे समझ में आता है ये एक बुनी हुई कहानी है। ये जिसको कहते हैं ना फैब्रिकेटेड कंकॉक्टेड स्टोरी है ये। क्योंकि अब 498 में हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस पे कई गाइडलाइंस जारी कर दी, पुलिस को गाइडलाइंस दे दी। उन्होंने कहा जी ये एक तरीके का लीगल टेररिज्म है, लीगल एक्सटॉर्शन है। 498 इज प्राइमरली यूज्ड टू सेटल द पर्सनल स्कोर्स। किसी दिन किसी बात पे असहमति हो गई, कोई टनाटनी हो गई, आप गए जी 400 दहेज की प्रताड़ना लगा दी। जबकि आप उसकी परिभाषा पढ़े तो दहेज की प्रताड़ना का कहीं उसमें कोई मतलब कोई इस तरह की लिखा ही नहीं गया है। सो द एंटायर डेफिनेशन और व्हाट 498 इज ऑल अबाउट पीपल एंड मोस्ट ऑफ द टाइम पुलिस, इट इज नॉट लाइक दैट। ये ऐसा है ही नहीं। तो अब ये एक नया ट्रेंड चला है, पिछले कई समय से मैं इसको ऑब्जर्व कर रही हूँ कि अब 376 लगाई जाती है क्योंकि उस पर अरेस्ट है और ये चाहती हैं कि ये मेरा हस्बैंड और उसका पूरा परिवार सलाखों के पीछे हो। बताइए 80 साल के बुजुर्ग, अभी 2 दिन पहले मुझे दिल्ली मैराथन में एक महिला ने मुझे बताया कि मेरे 80 इयर्स के हस्बैंड के ऊपर 80 इयर्स, वो लेडी खुद 72 इयर्स की थी, उन्होंने कहा कि मेरे 80 इयर्स के हस्बैंड के ऊपर 376 लगी है। आप बताइए कहाँ जायज है एक पिता के ऊपर। और 80 साल का बुजुर्ग शायद सुन नहीं सकता होगा, शायद दिखता भी नहीं होगा, शायद अपने सारे काम भी पूरे खुद नहीं कर सकते होंगे। बताइए उन्होंने कहां से रेप कर लिया। किस हद तक ये महिला सशक्तिकरण के नाम पर गिर चुकी हैं कि बताइए एक पिता समान, पिता ही तो है उनके लिए आप कहती हैं कि मुझ पर रेप लगाया। शर्म है, मुझे तो शर्म आती है ऐसे नारी सशक्तिकरण के नाम पर। मुझे तो आज अपने आप को भी नारी कहते हुए लगता है, पर फिर भी मुझे लगता है कि मैं इस भीड़ से अलग हूं, इस भीड़ का हिस्सा नहीं हूं। और इसीलिए आज डंके की चोट पर कहती हूं कि ये गलत है, इसको बंद कर दिया जाए। आपने एक बात कही कि शादी के बाद भी कई औरतें अपने पर्सनल फीलिंग्स को या अपने पर्सनल सेटलमेंट को कंप्लीट करने के लिए उसकी पूर्ति के लिए अपने हस्बैंड पे रेप का इल्ज़ाम लगाती है। तो अभी सुप्रीम कोर्ट एक नई पद्धति ला रही है दैट इज़ कॉल्ड मैरिटल रेप। राइट। तो ये मैरिटल रेप एक्चुअली में है क्या? और अगर ये है तो ये किस हद तक सही है? तो ये वही है कि चार दीवारी में क्या हुआ किसको पता। पर यदि उठ करके कोई महिला कल ये कहती है कि आई वॉज रेप्ड बाय माई हस्बैंड लास्ट नाइट, और हमारे माय लॉर्ड कहते हैं कि इसके लिए किसी टेस्टिमनी की जरूरत नहीं है, जस्ट वन स्टेटमेंट इज एनफ। अब क्योंकि ये बात जब कोर्ट कचहरी तक जा ही रही है, बेडरूम की बात जो कि एक हस्बैंड वाइफ का बड़ा इंटीमेट रिलेशनशिप या इंटीमेट पार्ट है, अगर ये कोर्ट कचहरी तक जा ही रही है तो फिर तो ये कमरे लोगों के जो ड्राइंग रूम्स हैं उन तक भी आएगी, क्योंकि बाहर भी तो बताना पड़ेगा कि मेरा रेप हुआ अंदर। अब कौन इसको जाकर के देखेगा, किस तरीके से इसको टेस्टिफाई करेंगे कि ये कंसेंशुअल था या नहीं था। आपने तो कह दिया और वो अब इस बात की सफाई देता फिरे। आप ये देखिए कि इंडिया में शादी जो है एक बहुत ही पवित्र बंधन माना जाता है, जिसकी नींव विश्वास पर और प्रेम पर टिकी है। अब कहां गया इस पे प्रेम और विश्वास। एक सावित्री थी जो अपने पति के प्राण ले आई,
एक आज की एम्पावर्ड वुमेन है जो प्राण लेने को तैयार है, किस तरीके से ले लूं प्राण। तो मुझे तो लगता है कि आने वाली जो जनरेशन जो कि अब मैरिजेबल एज पे है, द मेन स्पेशली, वो शादी करना बंद कर देंगे अब। क्योंकि इंसान शादी, वो कहते हैं ना कि एक युवा से आप गृहस्थ जीवन में गए, तो गृहस्थ जीवन का ये एक पार्ट है। तो गृहस्थ जीवन हुआ ही कहाँ, ये तो नष्ट जीवन हुआ, गृहस्थ जीवन रहा ही कहाँ। तो वो तो शादी करेगा ही नहीं। उससे अगर उसको शादी इतनी महंगी पड़ सकती है और उसकी इज्जत ऐसे नीलाम हो सकती है, और दुनिया भी शायद उसके ऊपर हंसेगी और बाकी के पुरुष भी हंसेंगे, जो कि मैंने देखा है कि पुरुष कभी पुरुष के साथ खड़े ही नहीं होते। उनको तो सिर्फ बाकी दुनिया को खुश करना है। अरे मेरे बाकी साथ की महिला मित्र क्या कहेंगी मेरे बारे में, क्या सोचेंगी, हाउ शुड आई सपोर्ट दिस मैन, व्हाई शुड आई सपोर्ट दिस मैन। बॉस, टुमारो इट कैन बी यू, इट कैन बी यू टुमारो। तो उस दिन का इंतजार थोड़े ना करोगे। बट आप जानते हैं कि आपका फ्रेंड या आपका ब्रदर या जो भी है, इफ ही इज इनोसेंट, आप बहुत अच्छे से अपने दोस्तों की स्वभाव एक दूसरे की पता होती है, एंड हु विल रेप देयर ओन वाइफ, ये सोच ही पता नहीं कैसे आई। बेसिकली ये हमारी सरकार और कानून इंडियन फैमिली सिस्टम को डिस्ट्रॉय करने में लगी है, और कुछ नहीं है, और डिस्ट्रॉय हो चुका है। बचा कुचा जो क्रम है ये भी फरवरी में पूरा हो जाएगा। क्योंकि काफी सारे देखिए मेंस राइट जो एनजीओज हैं, उन्होंने पीएल फाइल करी है, बट जिस तरीके से करुणा नंदी ने इसको अपोज किया है और वो अपोज कर रही है, और जिस तरह से बैकग्राउंड में जो चल रहा है, देखिए पता आपको भी है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी इस समय इन सब चीजों के बारे में। तो ये लॉ पारित होगा, आप देखिएगा, और देन द मैन इज ओवर, मैन इज ओवर। तो इसीलिए कह रही हूं, समय है, मुट्ठी बन जाओ, साथ हो जाओ, एक दूसरे के साथ खड़े हो जाओ। अब तो तूफान आने वाला है, बाढ़ आने वाली है, और बह जाओगे आप। तो इस सारी कानून के सारे प्रावधान में समाज के, जो हमारे समाज में लोग सामाजिक कुरीतियों हैं, जो अभी समाज में चीज़ें चल रही हैं, इस सब को ख़त्म करने के लिए, इस सब के लिए क्या कोई आपके पास कोई समाधान या आपकी क्या राय है, जिससे कि हम इन केसेस को, इन जितने भी हमारे समाज में जो आजकल चल रहा है, इन सबको रोका जा सकता है? देखिए, समाधान तो नहीं कह सकती मैं कि मेरे पास है। ऑब्वियसली मेरे पास इसके विकल्प हैं कि क्या होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि उदाहरण के तौर पर मान लीजिए किसी महिला ने एक फॉल्स केस लगाया है, ठीक है, और उसमें एक्स ईयर्स की सजा है, मान लीजिए 3 साल की सजा है, ठीक है। तो यदि वो केस फॉल्स निकलता है, जो कि निकलता ही है, आप देख ही लीजिए एक्विटल रेट कितना परसेंट है 498A में, हार्डली 2 to 3% इज द कन्विक्शन रेट। तो पर उन 98 पुरुषों ने 5 से 7 साल वो तकलीफ भुगती, ट्रायल का पीरियड भुगता, समय, पैसा, शरीर, दिमाग, पता नहीं किस किस चीज से उन्होंने हाथ धोया। उसके बाद बाइज्जत बरी हो जाते हैं, और वो महिला आराम से जाके अपने घर बैठ जाती है। ठीक है, तो मेरा सिर्फ कहना ये है कि आप इक्वली पेनलाइज करिए सबको। क्राइम हैज नो जेंडर एंड डू नॉट बी जेंडर बायस्ड। एनफ इज एनफ नाउ। यदि उस सेक्शन में पुरुष को 3 साल की सजा होती, यदि वो गिल्टी पाया जाता, अपराधी होता तो, पर अगर वो नहीं है अब तो इसमें आप उस महिला को सजा दीजिए उतने ही साल की, जितने साल की कि उस पुरुष को देते। कायदे में तो इससे ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि उसका ट्रायल पीरियड अगर उसने 5 साल भुगता और सजा 3 साल की थी तो फिर भी कम है। बट ये करना बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं करा गया तो ये झूठे केसों पे रोकथाम कभी नहीं लगेगी, ये और बढ़ते चले जाएंगे, और ये और भयानक, घातक और घिनौना रूप ले लेंगे जितना अब नहीं लिया हुआ है। क्योंकि अब जो मैंने आपको जैसे अभी बताया, अब जो दौड़ है वो 376, 377, अब 375, क्या बच गया? कुछ नहीं बच गया जब तक हम इन्हें दंडित नहीं करेंगे। और मेरे को आज तक ये नहीं समझ में आया, हमेशा हर हाल में हम पुरुष को ही दंडित क्यों करते हैं?
अगर झूठा केस पाया गया, आप इतना बढ़िया घुमा फिरा के एक जजमेंट देते इन द लाइट ऑफ, इन द इवेंट ऑफ नो एविडेंस इज फाउंड, नो विटनेस इज फाउंड एंड ऑल दैट स्टफ, सो यू नो दैट द मैन हैज नॉट डन दैट क्राइम, देन पनिश द वुमेन। उसको किसने अधिकार दिया एक पुरुष की जिंदगी या उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ करने का, और उसको सरेआम कोर्ट कचहरी में नीलाम करने का उसकी इज्जत को? उसको किसने अधिकार दिया? और जब तक ये महिलाएं दंडित नहीं होंगी, ये गंदगी नहीं रुकेगी, ये गंदगी नहीं रुकेगी। बस मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि इनको दंडित करना शुरू कर दीजिए। तो हमारे दर्शकों के लिए अगर 2 लाइन में इस सारे कंक्लूजन की 2 लाइन अगर आप बताना चाहें कुछ अपने शब्दों में। चलते चलते बस मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि इस चैनल के माध्यम से जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, खास तौर से पुरुष, पहले तो उनके लिए कहना चाहूंगी, एक साथ होइए और एक दूसरे की आवाज बनिए। तो जितना आप अपने आपस में एकता रखेंगे, उतनी जल्दी शायद कोई बदलाव आएगा। और लोग क्या सोचेंगे या मेरी महिला मित्र क्या सोचेंगी, मैं इसकी मदद क्यों करूं, ये बंद कर दीजिए। इस सोच से बाहर आ जाइए। ये एक बड़ी नकारात्मक सोच है। आप चंद महिलाओं को खुश करने के लिए किसी बेगुनाह को फंसने देते हैं। दरअसल कमी तो पुरुषों में है, कमी पुरुषों में है। तो बस मैं चलते चलते यही कहना चाहूंगी। उसके अलावा जितनी भी माताएं, बहनें, जो भी है महिला, देखिए एक महिला कई सारे रूपों में होती है और सभी तरीके के रिश्ते निभाती है। बिना पिता के तो वो इस संसार में आई नहीं। ठीक है, भाई ना हो, सगा भाई ना हो, चाचा का, मामा का, कोई तो होता ही है। ठीक है, तो भाई का रिश्ता भी, एक बहन का रिश्ता भी निभाती है, एक पत्नी का भी निभाती है, एक बहू का भी निभाती है, एक मौसी का भी निभाती है, एक बुआ का भी निभाती है, एक चाची ताई का भी निभाती है। तो हर रिश्ते की मर्यादा बनाइए और उस पुरुष की तकलीफ को अपनी तकलीफ समझकर उसके साथ चलिए। और हर उन माता पिता से मेरी हाथ जोड़ करके विनती है कि कृपया अपनी बच्ची को अच्छी शिक्षा के साथ अच्छे संस्कार भी दीजिए। अच्छी शिक्षा पाने से अच्छे संस्कार नहीं आ जाते हैं। और यदि आपको लगे, हिम्मत रखिए आप कि सही को सही कह सके और गलत को गलत कह सके। यदि आपकी बेटी घर आकर के आपको कुछ बात बताती है, कोई वर्जन, या तो आप सुनिए मत, और अगर आप सुन रहे हैं तो वैलिडेट कीजिए कि उसमें कितनी सच्चाई थी। आज कोर्ट भी दोनों पक्षों की बात सुनती है ना। आप अपने ही बच्चे का वर्जन क्यों सही मान लेते हैं? और पेरेंट से अच्छा कोई नहीं होता जो अपने बच्चों को पहचानता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो बायसनेस है ना लड़की के घर वालों की तरफ से, उन्हें भी इसको, क्योंकि देखिए अगर वो एक लड़की के पिता है तो कल उनके घर में भी एक बहू आएगी, और भगवान ना करे उनकी बहू ने ऐसा कुछ किया, तब समझ में आएगा। वो कहते हैं ना, कब्र की गर्मी का एहसास मुर्दे को होता है। तो जरूरी नहीं है कि उसके लिए कब्र में जाना ही पड़े और मुर्दा बनना ही पड़े। उससे पहले इसको समय होते संभालो। मैंने चंद लाइनें लिखी हैं जिस मुद्दे पर आज हम इतनी देर से बात कर रहे हैं। अगर आप मुझे थोड़ा समय दें तो मैं वो सुनाना चाहूंगी आपको। ओ नारी, तेरे हक की लड़ाई में हम तेरे साथ खड़े थे, तेरी जीत सुनिश्चित होने तक डटे थे। क्या जीत के जश्न में इतनी मशगूल हो गई कि नारीत्व की परिभाषा भूल गई? भारी नारी शक्ति आए दिन रहती चर्चे में, मुंह पर अपशब्द तेरी नग्न तस्वीरें पर्चे में। धिक्कार है ऐसी शक्ति पर, अब न लिख शर्मिंदगी भारत माँ की तख्ती पर। स्वयं निश्चित कर, किसी सफल पुरुष के पीछे का अनसुना किस्सा बनना है या किसी झूठे मीटू का हिस्सा। बचपना था ये कहकर छोड़ दिया, ममता को तोल इंसानियत को सरेआम बेच दिया। खुद के रुझान के लिए अपनी असली पहचान छुपाई, जवानी की हसरतें पूरी करने के लिए ईमान को गिराया, और बिक गया कानून भी फरेब के बाजार में। नीलाम हो गई मासूम की जान फेमिनिज्म की दुकान। धन्यवाद। तो ये थी हमारे साथ मोनिका जी, जो कि एक जेंडर इक्वलिटी के लिए कार्य करती है, और बहुत ही ज़्यादा आज हमने देखा, आज आप लोगों ने इनको सुना कितना मतलब इक्वलिटी की बात करते, एक महिला होकर भी आज इन्होंने जो बातें बताई और एक महिला के विपक्ष में जो बातें बताई, वो साबित करता है कि ये सच में इक्वलिटी की हकदार है। और
इक्वलिटी को मानती है। कैमरामैन विनोद के साथ देवेंद्र झा, जनता लाइव। आप देख रहे थे जनता लाइव न्यूज। देश और दुनिया की हर खबर जानने के लिए हमारे न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर खबर पहुंचे आप तक।